अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो बहुत सारे लोगों को हो जाता है। और ये तब होता है जब बच्चे नए नए जवान होते हैं तो उनके जिस्म पर और स्पेशली उनके चेहरे पर कुछ दाने निकल आते हैं जिनको हम एक्नीज़ कहते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक्नीज़ होती क्या है, ये क्यों होते, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, मतलब किन वजूहात की वजह से हो सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास इसके इलाज के लिए क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, हम इसका इलाज कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहली बात, एक्नीज़ होती क्या है। असल में जो हमारी स्किन है, स्किन पर बाल भी होते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस बाल को देखें तो ये स्किन के अंदर लगे होते हैं और अंदर इसकी एक जड़ होती है जिसको हम हेयर रूट कहते हैं। और वो बाहर की तरफ जब निकलता है तो फिर वो हेयर फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, तो इस हेयर रूट के साथ एक ग्लैंड होता है जिसको हम सिबीशियस ग्लैंड कहते हैं। और उस ग्लैंड का काम है कि वो अंदर कुछ ऑयली सिक्रीशन कर देता है। और ऑयली सिक्रीशन जब बाहर आते हैं तो उसके लिए अपना एक सुराख होता है स्किन के ऊपर। ठीक है, तो उसके थ्रू ये बाहर आ जाते हैं और स्किन पर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये हमारे स्किन को ऑयली रख देता है, इसको ड्राई नहीं होने देता। ठीक है, ये इसका नॉर्मल काम है। अगर किसी वजह से ये ऑयली सिक्रीशन बढ़ जाए या सिक्रीशन नॉर्मल हो रहे हो लेकिन ऊपर का जो पोर है वो बंद हो जाए तो फिर ये होता है कि सिक्रीशन अंदर जमा होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे जैसे अंदर जमा होते हैं तो फिर उनसे एक्नी बन जाते हैं। तो ये हमारे पास एक्नी बनने का मैकेनिज्म है कि एक्नी यानी दाने इस तरह से बनते हैं। अच्छा, अब ये बनती क्यों है, हमारे पास इसके काजिज़ क्या है या इसके रिस्क फैक्टर क्या है। तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट इसके लिए है एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जब बच्चे नए नए जवान होते हैं तो उनके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। और टेस्टोस्टेरोन का रोल ये है कि वो जाकर इन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और ये सिक्रीशन उनके बढ़ाता है। जब उनके सिक्रीशन बढ़ जाते हैं तो उनके जमा होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं और फिर तब वहाँ जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये हमारे पास उधर एक्नी बना देते हैं। ठीक है, तो एक तो इसके लिए है टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होना, अगर हाई हो तो फिर चांसेस बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर फैमिली हिस्ट्री भी है। अगर किसी की फैमिली में ऐसी हिस्ट्री है कि उसके भाई को, बहन को या माँ बाप में से किसी को ये दाने हुए हो तो उस बंदे में भी इसका रिस्क ज़्यादा है कि उसमें भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी के स्किन को बार बार रिपीटेडली ट्रॉमा हो रहा हो, ये कोई है कि डिटर्जेंट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, स्किन पर साबुन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो या शैम्पू ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, तो उनसे भी ये होता है कि उस हेयर फॉलिकल को डैमेज कर देता है और वहाँ पर फिर क्लॉग्स बन जाते हैं और वो उस पोर को बंद कर देते हैं, तो जिसकी वजह से अंदर सिक्रीशन जमा हो जाते हैं और फिर एक्नी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके रिस्क फैक्टर्स है। अच्छा, अब हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं, हम इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं सिवियरिटी के बेस पर। हम ऐसे करते हैं कि जब सिर्फ ये होता है कि उस पोर जब वो पोर बंद हो जाता है, ठीक है, तो अंदर जब सिर्फ सिक्रीशन जमा हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कोमिडोन एक्नी। ठीक है, तो उसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, या तो ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स कहते हैं या हम उसको ब्लैक कोमिडोन और वाइट कोमिडोन भी कहते हैं। क्योंकि इसमें अंदर जब सिर्फ सिक्रीशन हो और कुछ भी ना हो तो छोटे छोटे दाने सिर्फ होते हैं जिनको हम कोमिडोन्स कहते हैं। अब अगर उन दानों के ऊपर इन्फेक्शन भी हो जाए, मतलब बैक्टीरिया हमारे स्किन के ऊपर होती है, अगर वो बैक्टीरिया अंदर चला जाए और वो इन्फेक्शन को काज कर दे उसमें, तो फिर हम उसको कहते हैं इन्फेक्टिव एक्नी या इन्फ्लेमेटरी एक्नी। ठीक है, और ये थोड़ा सीवियर होता है। जो पहला वाला है वो इनिशियल स्टेज है कोमिडोन एक्नी, ये जब सीवियर होता है तो फिर हम उससे ये कोमिडोन एक्नी से इन्फ्लेमेटरी एक्नी बन जाती है। अब अगर उसमें ये इन्फेक्शन बढ़ता जाए, हम इसको कंट्रोल ना कर ले स्टेज पर और ये बढ़ता जाए तो अंदर पस जमा होना शुरू हो जाता है। और जब पस स्किन के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पस जब जमा होते हैं तो इससे सेस्ट बन जाते हैं, तो जिसको हम सेस्टिक एक्नी कहते हैं। तो जो वो सबसे सीवियर एक्नी है। तो हमारे पास ये तीन टाइप्स हो गए। अगर इनिशियल हो तो हम इसको कोमिडोन एक्ने कहते हैं। दूसरे नंबर पर अगर इनिशियली हम कंट्रोल ना कर ले तो वो इन्फ्लेमेटरी एक्नी में या इन्फेक्टिव एक्नी में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो वो जाकर सिस्टिक एक्नी में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, अगर आप इसको इनिशियल स्टेज पर मैनेज कर लोगे तो स्कारिंग के चांसेस पर नहीं होती। ठीक है, अगर आप इसको कोमिडोन एक्नी पर ट्रीट कर लिया तो फिर कम चांसेस होंगे कि उसके निशानात बाकी रह जाएंगे। अगर दूसरी नंबर पर कर लिए, मतलब इन्फेक्टिव स्टेज पर कर लिए, फिर थोड़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर सिस्टिक पर चले गए तो उसमें स्कारिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर दाने तो ख़त्म हो जाते हैं लेकिन उनके निशानात बाकी रह जाते हैं। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट टाइप्स है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इसके निशानात बाकी रहते हैं। फिर अगर आप इनिशियली ट्रीट नहीं करोगे तो आखिरी स्टेज पर निशानात बाकी रहते हैं, लिहाजा इसको इनिशियली ही ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, अब हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या अवेलेबल है। इसके लिए हमारे पास टॉपिकल ऑप्शन भी है, ओरल ऑप्शन भी है, कुछ प्रोसीजर्स भी है। हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। जो पहला ऑप्शन है वो है टॉपिकल। टॉपिकल में हम ये करते हैं कि हम ऐसे मेडिसिन को टॉपिकल दे देते हैं जो जाकर इनके जो सुराख बंद हुए हुए उनको ओपन कर दे। ठीक है, तो उनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। उनमें हमारे पास स्पेशली टॉपिकल रेटिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसमें जेल भी होता है, लोशन भी होते हैं, क्रीम भी होते हैं।
जो मर्ज़ी जो आपको पसंद हो इस्तेमाल करें, लेकिन उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट में हमारे पास रेटिनोइक एसिड होना चाहिए, या बेंजोइल पेरोक्साइड होना चाहिए, या सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। अगर उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट में ये हो तो ये जाकर उधर ये स्किन के जो पोर क्लोज हो गए हैं ये उनको ओपन कर देता है, और सिक्रीशन बाहर आ जाते हैं और उससे दाने ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो ओवर द काउंटर मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब आप किसी भी फार्मेसी में जाओ तो आपको मिल जाते हैं। आप इनको इस्तेमाल करके इनिशियल स्टेज में इससे छुटकारा पा सकते हो। अगर आप सिर्फ ब्लैक कोमेडोन्स या वाइट कोमेडोन्स है और उस स्टेज पे आप ये अप्लाई कर दो तो ये बहुत अच्छा काम कर लेता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका मसला मॉडरेट टू सीवियर केसेस पे चला गया है, ठीक है, मतलब कोमेडोन से बात आगे निकल गई है, तो फिर उसके लिए हम ओरल एंटीबायोटिक्स को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उसमें फिर इन्फेक्टिव का एलिमेंट भी आ जाता है। तो उसके लिए हम फिर ओरल एंटीबायोटिक्स दे देते हैं कि वो इन्फेक्शन को ख़त्म कर दे, और उसके लिए हम ओरल यही रेटिनोइक एसिड मेडिसिन दे देते हैं ताकि वो जाकर उस ओपनिंग को ओपन कर दे, जो सुराख बंद हुआ है उसको ओपन कर दे। तो हम उसके लिए ओरल मेडिसिन दे देते हैं। अच्छा, अगर ये फीमेल में ये मसला बहुत हो तो फिर हम उनके लिए उनको कुछ हार्मोनल थेरेपी भी देते हैं, जिसको हम ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स कहते हैं, ठीक है। तो हम उनको वो भी दे देते हैं, क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से फीमेल में बनते हैं। तो हम उनको इसलिए वो कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देते हैं ताकि उनके ये हार्मोनल इम्बैलेंस ख़त्म हो जाए और वो ठीक हो जाए। तो हमारे पास ये ओरल ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर किसी का टॉपिकल से ठीक ना हो रहे हो तो फिर वो ओरल की तरफ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी का ओरल से भी ठीक ना हो रहा हो तो हमारे पास एक और ऑप्शन है जिनको हम डर्माटोलॉजिकल प्रोसीजर कहते हैं। उनमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। उनमें हमारे पास केमिकल पील्स भी होते हैं। केमिकल पील्स होता है कि जब वो आप दानों के ऊपर लगाते हो, जब हट हट जाता है तो उसके साथ दाने भी ख़त्म हो जाते हैं। एक तो केमिकल पील वाला ऑप्शन है। अच्छा, केमिकल पील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और ऑप्शन है जिसको हम डर्माब्रेजन कहते हैं। डर्माब्रेजन में हम ये करते हैं कि एक छोटी सी मशीन होती है, एक छोटी सी डिवाइस होती है, जिसको हम जब किसी जगह पर लगाते हैं तो वो वाइब्रेशन करती है, ठीक है। और वाइब्रेशन के साथ वहाँ से स्किन के लेयर को हटा देते हैं, ठीक है। जब स्किन का लेयर हट जाता है तो सारी बात है, उससे अगर सुराख वगैरह बंद हुआ हो तो वो भी तो खुल जाता है, और अगर एक्नी स्कार बने हो तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन इसके अपने नुकसानात भी है, इस प्रोसीजर के अपने नुकसानात भी है। इनको मैंने अलग वीडियो में डिस्कस किया, जाकर उधर देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक प्रोसीजर हो गया। दूसरे नंबर पर हम इसके लिए लेज़र थेरेपी भी कर सकते हैं कि हम लेज़र के थ्रू इन दानों को ख़त्म कर सकते हैं। लेज़र के अलावा हमारे पास जो और ऑप्शन है उनमें हमारे पास स्टीरॉयड इंजेक्शन भी है कि हम इनमें स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगा देते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, और ये ओपन जो पोर्स है, जो सुराख बंद हुई है, ये खुल जाते हैं, और फिर जो सिक्रीशन है वो बाहर आ जाते हैं। तो ये एक्नी का मसला ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, अगर आप वो करोगे तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक्नी या तो नहीं बनेंगे, या अगर बने हैं तो वो ठीक हो जाएंगे और एडवांस स्टेज में नहीं जाएंगे। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमारे पास ये कि आपने सन एक्सपोजर को कम करना है, ठीक है। आपने अननेसेसरी गैर ज़रूरी तौर पर आपने साबुन शैम्पू वगैरह से ज़्यादा नहीं धोना, ठीक है। अगर ज़्यादा दोगे तो उससे भी इसमें डैमेज हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपने सिगरेट स्मोकिंग अगर आप कर रहे हो तो स्मोकिंग को छोड़ देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपने बैलेंस डाइट ले लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका स्ट्रेस लेवल किसी भी वजह से हाई है तो आपने स्ट्रेस को अपना कम कर देना है, ठीक है। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस है, अगर आप ये करोगे तो उससे आपके एक्नी बन जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है ट्रीटमेंट के, और ये प्रिवेंट करने के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो अगर आप में से किसी को भी एक्नी का मसला है तो आप अपने डॉक्टर के पास जाओ, ताकि वो आपकी काज को फाइंड कर ले कि आपको एक्नी किस वजह से है। तो जब वजह का पता चल जाएगा तो फिर उसका इलाज करना आसान हो जाएगा। तो जो आपकी वजह होगी वो हम उसका इलाज हो जाएगा फिर, और वो आपके एक्नी ठीक हो जाएंगे। तो ये थी अबाउट एक्नी। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट डैंड्रफ, कि डैंड्रफ क्यों होता है, डैंड्रफ का इलाज क्या है, उसके काजेज़ क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।